बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 7 के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे जिसका नेम है फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा डिफरेंट फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फीचर्स मींस प्रॉपर्टीज़। इसमें फर्स्ट फीचर है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, सेकंड नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन थर्ड सिमिलरिटी इन बिहेवियर, then complex nature of organic compound, isomerism, rate of organic reaction and solubility. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम। बेटा आपने 10th क्लास में ये बात पढ़ी थी कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन एटम्स इटसेल्फ किसी सेकंड कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और लॉन्ग चेन्स ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। अब ये चेन्स ब्रांच भी हो सकती हैं, रिंग फॉर्म में भी हो सकती हैं और स्ट्रेट चेन में भी हो सकती हैं। बेटा इसी कैटिनेशन की एबिलिटी की वजह से थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जौन से हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं और हो रहे हैं। अब कैटिनेशन का फिनोमिना हर एलिमेंट शो नहीं करता, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो एलिमेंट कैटिनेशन का फिनोमिना शो करेगा उसका बॉन्ड अपने ही एलिमेंट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ बॉन्ड विच दिस एलिमेंट ए फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत कार्बन का साथ जो बॉन्ड बनाता है, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बनाती है, या कार्बन जो नाइट्रोजन के साथ बनाती है। बेटा कार्बन के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि कार्बन का अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। यही रीज़न है कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ऐसे कुछ और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनमें कैटिनेशन का फिनोमिना प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल सल्फ़र है, S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सल्फ़र की एलोट्रोपी फॉर्म में। इसके अलावा सिलिकॉन है, लेकिन बेटा इनके जो से कैटिनेशन के फिनोमिना से जो लॉन्ग चेन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकली और थर्मली स्टेबल नहीं होते जो इनसे लॉन्ग चेन्स प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, वीक होता है। जबकि सिलिकॉन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सच एज ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब कैटिनेशन के लिए ये कंडीशन थी कि एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड वीक है जबकि दूसरे एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग है। यही रीज़न है कि इनकी कैटिनेशन के रिजल्टेंट में जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते थर्मली और केमिकली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ कार्बन। बेटा अगर कार्बन की बात करें पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो कार्बन एटम सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है ना तो ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, ना ही ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, कार्बन का कार्बन के साथ होता है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ होता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ होता है। बेटा अगर हम इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो वो 1.7 से कम होगा। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर 6 में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है तो बॉन्ड आयनिक होता है, अगर 1.7 से कम होता है तो बॉन्ड कोवलेंट होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो बॉन्ड की नेचर कोवलेंट होगी, ठीक है, नॉन आयनिक करैक्टर होगा। इसके अलावा हमारे पास है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन की कैटिनेशन की फिनोमेना की वजह से 1000 और मिलियन और बिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं और हो रहे हैं। अब इतनी लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टडी नहीं कर सकते, 1 बाय 1 अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम स्टडी नहीं कर सकते। इस चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने होमोलोगस सीरीज़ प्रोड्यूस की। अब बेटा होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं, डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ है। इसमें उन्होंने क्या किया है, ऐसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको इस अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ में रख दिया है। इसके बाद उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने इसमें से एक सिंगल कंपाउंड को स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मीथेन को उन्होंने स्टडी किया और रिजल्ट ये सामने आया कि मीथेन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। बेटा चूँकि इस होमोलोगस सीरीज़ के तमाम कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम कहेंगे कि अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी कंपाउंड हैं वो सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने अल्कीन की होमोलोगस सीरीज़ प्रोड्यूस की। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा था उनकी एक सीरीज़ बना दी और उसमें से एक कंपाउंड को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फॉर एग्जांपल उनको पता चला कि ये कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो इट्स मीन्स डैट अल्कीन की होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी कंपाउंड हैं वो सब के सब एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। इसी तरीके से अल्काइन की भी उन्होंने होमोलोगस सीरीज़ प्रोड्यूस की और उनमें से एक कंपाउंड को स्टडी किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट की और फिर उन्होंने ये कहा कि इस सीरीज़ के अंदर जितने भी दूसरे कंपाउंड होंगे वो भी सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। बेटा इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है हमारा टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, हमें एक एक कंपाउंड को सेपरेट स्टडी नहीं करना पड़ता, हम जस्ट सिंगल कंपाउंड को स्टडी करते हैं। चूँकि बाकी तमाम कंपाउंड उस होमोलोगस सीरीज़ के सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहे होते हैं, तो फिर हम बाकी तमाम कंपाउंड को भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा मैंने आपको बताया है कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से सेल्फ लिंकिंग फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में स्टार्च की एग्जांपल गिवन है। बेटा इसका अगर एक सिंगल यूनिट की बात करूं तो उसका फॉर्मूला है C6H10O5 और इसमें N ये सिंगल यूनिट N टाइम रिपीट होते हैं और बेटा N की वैल्यू 100 से 300 तक वेरिएट कर सकती है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट होते हैं और 1000 और मिलियन अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेटा ये चीज़ डायग्राम है, जस्ट आपको समझाने के लिए, इसको एज इट इज़ जस्ट समझना है, याद नहीं करना, ना इसको देख के घबराना है। जस्ट मैं आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैक्रोमोलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं कैसे। अब देखिए ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, आपने फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में चैप्टर 2 में बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है कि स्टार्च के अंदर 2 यूनिट होते हैं, एक अमाइलोज और जो सेकेंड होता है वो अमाइलोपैक्टिन होता है। ये डिफरेंट अरेंजमेंट के थ्रू आपस में अटैच होते हैं और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं। बेटा ये एक सिंगल यूनिट है जिसका फॉर्मूला है C6H10O5, ठीक है। ये सिंगल यूनिट बार बार रिपीट करता है आपस में ऑक्सीजन कार्बन लिंकिंग के थ्रू और एक मैक्रोमोलिक्यूल प्रोड्यूस कर देता है जिसको हम कहते हैं स्टार्च, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लिंकेज शो करते हैं और हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। बेटा इसी तरीके से एक फिनोमिना आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट बात है वो ये है कि कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। बेटा 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये N ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, आप काउंटिंग करें, इसमें कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन 10 है। C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसी तरह से इसका भी C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये स्ट्रेट लाइन में है जबकि ये स्ट्रेट लाइन में है लेकिन साथ एक ब्रांच भी है, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये देखें इसमें कार्बन एटम जो से हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बाइंड आपस में अटैच हैं, ठीक है, लिंकेज शो किए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसमें देखें 3 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में है लेकिन एक कार्बन एटम ने एक ब्रांच शो की हुई है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर जो सा है डिफरेंट है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है, दोनों आपस में आइसोमरिज्म कहलाएंगे। अब देखिए आइसोमर्स कहलाएंगे और जो फिनोमिना है उसको हम आइसोमरिज्म कहते हैं। अब देखिए कार्बन की जो डाइवर्स नेचर है, जो इसके कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हैं जिसको मैं मिलियन और बिलियन बोल रही हूँ, वो इस आइसोमरिज्म की वजह से भी हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। बेटा मैंने आपको अभी बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है,
इसकी नेचर नॉन आयोनिक होती है, ठीक है। अब नॉन आयोनिक होने की वजह से ये मोस्टली मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। एक मॉड की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, यही रीज़न है इसके जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होते हैं बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है ये कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन शो करेगा, कार्बन कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन शो करेगी, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चूँकि इसके ऊपर किसी किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होती ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यही रीज़न है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं बेटा। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर सोल्यूशन में ये पढ़ा था, प्रिंसिपल लाइक डिजोल्व लाइक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कंपाउंड विल डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड विल डिजोल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेटा अब देखिए, मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि इनके अंदर जो बॉन्ड की नेचर है वो इनऑर्गेनिक टाइप होती है, तो इट्स मीन्स दैट ये ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे जो इनऑर्गेनिक टाइप होंगे, जिसमें बेंजीन आता है, ईथर आता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आता है, क्लोरोफॉर्म आता है। आपकी बुक में इसकी एग्जांपल गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा हमारी लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रही है, इनकी लिपिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। ये थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस जोन से हैं, ये हो रहे हैं और वो सब के सब ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। और इन सब के अंदर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी सब्जेक्ट में। उसमें आप लोगों ने देखा है इन सब के अंदर थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम आपस में लिंकेज शो किए होते हैं। इसके अलावा हमारी फूड कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, C6H12O6, उसके अंदर भी कार्बन एटम ने सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो की होती है। इसके अलावा बेटा मेडिसन में आप लोगों ने देखा होगा, जब बाज़ार से हम कोई सिरप वगैरह लेके आते हैं तो उसकी पैकिंग में एक ख़ास किस्म का टैग होता है। जब आप लोग उस टैग को ओपन करते हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसके अलावा मेडिसिन को बनाने का मेथड भी लिखा होता है कि इन केमिकल्स के थ्रू मिलकर बनी है। कभी उसको देखिएगा, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चरल फार्मूला भी गिवन होता है। आप देखेंगे उस स्ट्रक्चरल फार्मूला में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कार्बन की होगी, ठीक है। तो हमारी मेडिसिन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बेटा क्लोथिंग की बात करें तो क्लोथिंग में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो अर्लियर अगर मैं बात करूं, पहले ज़माने की बात करूं, तो उसमें जो हम क्लोथिंग के लिए फ़ाइबर्स वगैरह इस्तेमाल करते थे वो नेचुरली प्रोड्यूस होता था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड ज़्यादा होती गई हमने आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर भी बनाना शुरू कर दिया और वो सब के सब ऑर्गेनिक इन नेचर थे। इसके अलावा बेटा प्लास्टिक, पीवीसी पाइप जो हम घरों में यूज़ करते हैं वाटर वायरिंग या इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के लिए, डिटर्जेंट्स वगैरह, डाइज, इन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं हमारी ज़िंदगी कम्प्लीटली डिपेंड कर रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। इसके अलावा बेटा अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था 10th क्लास में कि सोर्सेज दो तरह से हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज या आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज तो नेचुरली प्रेजेंट होंगे और आर्टिफिशियल सोर्सेज में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद बेटा नेचुरल सोर्सेज दो तरह से हो सकते हैं, एनिमल से हम कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं या प्लांट से हम कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल से बात करूं तो प्रोटीन और फैट्स या ऑयल्स हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। प्रोटीन एग में प्रेजेंट होती है, हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है एग। मटन, बीफ, फिश वगैरह इन सब में प्रोटीन एक्सेस क्वान्टिटी में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फैट या ऑयल हम मिल्क की बात कर लें, बटर की बात कर लें, चीज़ की बात कर लें, इसमें एक्सेस अमाउंट में फैट्स और ऑयल होते हैं। अगर बेटा प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स दो तरह के होते हैं, लिव प्लांट्स होते हैं और डेड प्लांट्स होते हैं। बेटा लिव प्लांट्स में हमें पता है कि लिव प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, जैसा कि वीट होगी, वीट के थ्रू हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स और विटामिन, एप्पल से हम विटामिन लेते हैं, ठीक है। तो लिव प्लांट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग जो कि हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है वो है डेड प्लांट। बेटा डेड प्लांट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। फॉर एग्जांपल कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। अब ये डेड प्लांट्स कैसे ऑर्गेनिक का सोर्स है, इनसे हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।